उसके एंड होने से एक अच्छी चीज हुई, बीच में जो हमारा कन्वर्सेशन हुआ जोक वाला, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। हो गया क्या? हो गया तो हो गया फिर, कोई बात नहीं। एक ही जोक पे दोबारा हंसी नहीं आती है बेटा। हाँ, इससे मैंने एक फिलोसफिकल बात सुनी थी, वो जरूर बता देता हूँ। किसी मूवी में डायलॉग यूज किया गया है, मुझे याद नहीं ढंग से मूवी का नाम तो, लेकिन क्या था डायलॉग वो बता देता हूँ। डायलॉग इस तरीके से था, जैसे हम एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक तुक के लिए क्यों बार बार रोते हैं। इस तरीके का डायलॉग था। ऐसा है क्या, पता नहीं। उसका तो नहीं है। मतलब कैसे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसका मीनिंग क्या था उस फिल्म के रेफरेंस में तो एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन हम अपनी रियल लाइफ का एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे मैंने एक जोक सुनाया, इसको दोबारा सुनेंगे शायद हंसी आ जाए आपको, लेकिन तीसरी चौथी बार तो बिल्कुल नहीं आने वाली, दूसरी बार एक बार चांस बनता है, ठीक है। जब याद हो जाए जोक तो हंसी नहीं आती, या उतना मजा नहीं आता जितना पहली बार में आता है, ठीक है। लेकिन हमारे किसी एग्जाम में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, या किसी चीज से कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई कष्ट हो गया, किसी ने मुझे बुरा बोल दिया, तो वो बात लाइफ लॉन्ग या बहुत लंबे समय तक मुझे परेशान करती है। या आपके साथ भी होता होगा, सबके साथ ही होता है, ठीक है। कुछ लोग उससे ओवरकम कर जाते हैं नो डाउट, लेकिन कुछ भी गलत हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ जिससे मुझे कष्ट होता है, कुछ दुख होता है, तो उस सेम बात को मैं याद कर करके कई बार रो सकता हूं या कई बार दुखी हो सकता हूं, सेम बात को याद कर करके। लेकिन एक जोक के साथ वैसा नहीं है, तो उस मूवी में इसीलिए इस रेफरेंस में यूज किया गया था, जब हम एक ही जोक पे दोबारा हंस नहीं सकते तो एक ही घटना के लिए क्यों दोबारा रो रहे हैं। समझ में आई कुछ बात? और ऑब्वियस सी बात है, नहीं भी रोना चाहिए, एक आध बार रो लिया ठीक है, बार बार नहीं रोना चाहिए सेम प्रॉब्लम के लिए, लेकिन रोने में कोई बुराई नहीं है, ये बात भी सही है। रोना सेहत के लिए अच्छा होता है, जैसे हंसना। यदि मन दुखी है तो रोने में भी कोई बुराई नहीं है। चलो खैर। हाँ, अब करते हैं सेक्शन फॉर्मूला को सॉल्व। सॉल्व इन द सेंस पढ़ लेते हैं, जल्दी से याद दिला देता हूँ। हम्म। एक पॉइंट है एंड में x1/1, x2/2। ये बेसिक में हम कवर कर चुके हैं, बस याद दिला रहा हूँ। एक बीच में पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं, लेकिन गिवन क्या है कि इस P ने इस लाइन सेगमेंट को m:n के रेशियो में कट किया है। तो ये P पॉइंट जब इस लाइन सेगमेंट पे ही कहीं लाई कर रहा है, इन बिटवीन A और B के बीच में कहीं, उसी को कहते हैं इंटरनल सेक्शन। तो इस P के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है m×x2 प्लस n×x1 अपॉन m+n, कॉमा एन m×2 m×2 प्लस n×1 अपॉन m+n। इसी सिचुएशन को कहा जाता है इंटरनल सेक्शन। इंटरनल सेक्शन। फिर एक्सटर्नल क्या है उसको इधर समझा देता हूं साइड में। एक्सटर्नल का मतलब क्या है वो इधर एक्सप्लेन कर देता हूं। तीन पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ए, एक है बी, और जिसने इंटरसेक्शन किया है वो आउटसाइड कहीं आ गया है पी। ए के एक्सटेंशन पे आया है पी, या इधर की तरफ एक्सटेंड करना पड़े या इधर की तरफ। अब जो रेशियो दिया गया है वो एक्सटर्नल कहा जाएगा। पी इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है x1/1, इसके गिवन है x2/2, और गिवन है कि P इनको एक्सटर्नली m:n के रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मीनिंग भी बता रहा हूं। एक्सटर्नली m:n के रेशियो का मतलब है यहां से यहां तक की लेंथ को लिया, m k आ रही है, ऐसे k इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रेशियो m:n लेना चाहता हूं मैं। और B से B तक की लेंथ को लिया तो वो आ रही है n k। तो रेशियो हो गया m k × n मतलब m:n। मतलब मैंने रेशियो लिया है PA रेशियो PB को, वो क्या है m k/n k, उसको कहा सकता हूं m:n, k से k कट जाएगा तो, ठीक है। एक्सटर्नल सेक्शन ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है कि जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे एक्स और वाई जिसके लिए निकालना है, वो उस लाइन सेगमेंट में जो दो पॉइंट गिवन है उसके इंटरनल पार्ट पे ना आए, एक्सटेंशन पे आ जाए, चाहे इस साइड एक्सटेंशन पे आ जाए चाहे इस साइड एक्सटेंशन पे आ जाए। इसको बस डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, रुको, इसको डॉटेड कर देते हैं।
ठीक है, ए था एन के, ए डॉटेड में कर दिया मैंने, डेड डैश में, ठीक है। तो ए डॉटेड मतलब ये है कि इसको एक्सटेंड किया गया, ओरिजिनल लाइन सेगमेंट इतना गिवन था, इसको एक्सटेंड किया गया इधर की तरफ, ठीक है। बीच में एक आध और डॉट लगा देता हूँ लो, ठीक है। एक्सटेंड किया गया, तब जब पॉइंट एक्सटर्नल पे आ जाए, एक्सटेंशन पे आ जाए, मतलब लाइन को प्रोड्यूस करना पड़े लाइन सेगमेंट को, तब उसको कहा जाता है एक्सटर्नल सेक्शन। और तब इसके कोऑर्डिनेट निकालने के फॉर्मूले में बस यहाँ दोनों जगह प्लस की जगह माइनस हो जाता है। तो पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे mx2 माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, mx2 m/2 n/1 अपॉन m माइनस n। ऐसा फॉर्मूला बन जाता है। ऑलरेडी एक्सटर्नल सेक्शन के कुछ क्वेश्चन दिए हैं, किसी ने अटेम्प्ट करके देखे क्या? किया? ऐसा ही फॉर्मूला लगाया? किया है कुछ लोगों ने, ठीक है, बढ़िया है। क्योंकि कुछ लोग पहले सुन चुके हैं, इवन डाउट में भी किसी ने मुझसे पूछा था, तो मैंने ये बता दिया था कि एक्सटर्नल सेक्शन का मीनिंग ये है, बट क्लास में डिस्कस नहीं किया था, इसलिए बता दिया है। ये फॉर्मूला आप लगा के देखेंगे तो आपके एक्सटर्नल सेक्शन वाले भी आंसर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें रेशियो निकालना हुआ किसी क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि पता करिए कि पी किस रेशियो में डिवाइड करता है, पी के कोऑर्डिनेट दे दिए, तो हमेशा यही फॉर्मूला लगाएंगे, इसको कभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। यदि हमें रेशियो पूछा पॉइंट देके, जैसे अभी क्या कह रहे थे, रेशियो गिवन था, इसके कोऑर्डिनेट पता करो। अब कह दिया इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, रेशियो पूछा, तो हम कभी भी एक्सटर्नल सेक्शन का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इसको कहते हैं एक्सटर्नल सेक्शन, ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्शन। ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हमेशा यही लगाएंगे। यहां से रेशियो की वैल्यू यदि नेगेटिव आ गई तो हम डायरेक्टली समझ जाएंगे कि एक्सटर्नल सेक्शन है। इंटरनल हम अलग से वो फॉर्मूला लगा के चेक नहीं करेंगे। जैसे हमारे रेशियो की वैल्यू नेगेटिव आ गई मान लो, तो हम कह देंगे सीधे एक्सटर्नल सेक्शन है, फॉर्मूला लगा के चेक नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है, उसी से काम चला लेंगे, रिवर्स के लिए केवल उससे काम चला लेंगे। यदि हमें गिवन ही है क्वेश्चन में कि एक्सटर्नल सेक्शन है, तो वो वर्ड में एक्सटर्नल कवर कर लेते हैं, इसलिए वो माइनस लगा के नहीं देते, इसलिए हमने माइनस लगाया। यदि आप एक्सटर्नल सेक्शन में जो लिखा है, जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि 1:4 का एक्सटर्नल सेक्शन है, तो आप इसको -1,4 ले लो और फिर बाई फॉर्मूला लगा दो, तो भी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। यदि आपको यही फॉर्मूला यूज करना, मतलब एक्सटर्नल सेक्शन का फॉर्मूला यूज करो, या तो ऐसे ही माइनस में लेके उसे यूज करो, आंसर सेम ही आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। रिस्क ये है बस, एक्सटर्नल सेक्शन में ये पता नहीं चलेगा हमको, यदि माइनस हमने 4 के साथ लगाया 1 के साथ, उसकी रिस्क थोड़ी सी ज्यादा है कैलकुलेशन मिस्टेक की, क्योंकि दो अलग अलग आंसर मिलेंगे ना उससे फिर। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये था एक्सटर्नल सेक्शन का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और निकला है, दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो इसके नीचे लिख रहा हूं मैं, कैसा? मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये भी आप पहले सुन चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा बता दे रहा हूं। मिड पॉइंट में होता क्या है, पी एकदम मिडिल में आ जाएगा, इसके मिडिल में आएगा, तो m/n हो जाएगा 1:1। मतलब क्या है इसका, m और n दोनों की वैल्यू 1 पुट कर देनी है। m और n की दोनों की वैल्यू यहां पुट करोगे 1, तो x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2 ये आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मिड पॉइंट के। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 + x2/2 प्लस y1 + y2/2, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट होते हैं मिड पॉइंट के। इसी तरीके का एक फॉर्मूला आपने ए एम का पढ़ा है, अर्थमेटिक मीन का। 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, सम करके दोनों का डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। इसका मतलब ये है कि ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है। ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है, कौन? मिड पॉइंट भी। मिड पॉइंट भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है। देखो अभी एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझा भी देता हूं, क्या मीनिंग है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो करने का। हालांकि इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा के भी आपको आंसर मिलते हैं, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली बात दिमाग में है और आपको ये पता है ये मिड पॉइंट है, तो आप थोड़ा और फास्ट कर पाते हैं। एक एग्जाम्पल से ये बात समझाता हूं, ठीक है। इस पे बेस्ड एक एग्जांपल समझा रहा हूं। आपकी सीट का 9th क्वेश्चन है, आपकी सीट जो दी गई है पॉइंट की, उसका 9th क्वेश्चन है। उसमें क्या गिवन है मैं बोर्ड पे समझा रहा हूं। एक गिवन है पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट है 7,7। एक गिवन है क्यू जिसके कोऑर्डिनेट है 3,4। एक गिवन है आर जिसके कोऑर्डिनेट मुझे पता करने हैं एक्स, बाय।
क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि पी से आर तक की दूरियां जो हैं वो 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, ये भी गिवन है, इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। आर पता करने को कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है सीट का, क्वेश्चन नंबर 9 ये गिवन है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने कैलकुलेट किया इन दोनों के बीच की दूरी को पहले, पी से क्यू तक, क्योंकि इनके दोनों के कोऑर्डिनेट पता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल सकता हूं। सो 7 - 3 होता है 4, 4 का स्क्वायर 16, 7 - 4 होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, दोनों का सम किया 25, स्क्वायर रूट लिया 5, तो ये डिस्टेंस आ गई 5 यूनिट। यहां से यहां तक है 10 और ए आई 5, तो बचा हुआ भी 5 ही होगा फिर तो, क्योंकि टोटल 10 है, ये भी 5 है यदि, तो टोटल 10, ये मिड पॉइंट हो गया कि नहीं, ये मिड पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड पे 5 5 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये मिड पॉइंट होना चाहिए। अब ये मिड पॉइंट है, तो इस लॉजिक का उपयोग मैं इस लॉजिक से मैं निकाल सकता हूं आर के कोऑर्डिनेट कैसे, डायरेक्ट समझा रहा हूं। यहाँ 7 लिखा है और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो करना चाहिए। इसका लॉजिक क्या है कि 7 से कम होके यहाँ 3 हो गया, कितने डिजिट कम हुआ, 4, 4 यूनिट कम हो गया, तो और 4 यूनिट कम हो जाएगा एक्स का टर्म, मतलब 7 से 3, 3 से -1, और 4 यूनिट कम हो गया कि नहीं। 7 से 4 कम करो 3 आता है, और 4 कम करो -1 आता है। 7 से 3 कम करो तो 4 आता है, और 3 कम करो तो 1 आता है। यही आपका आंसर है। ठीक है, ये तो हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लॉजिक से। आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है, उससे भी पता चल जाएगा। x + 7/2 इक्वल टू होना चाहिए 3 के, ये वाले 3 के होना चाहिए। यहां से x की वैल्यू आ रही है -1, वो वहां ऑलरेडी लिखी है, और y + 7/2 के इक्वल होना चाहिए 4। सो यहाँ बाय की वैल्यू आ रही है +1, वो ऑलरेडी एपी से पता चल चुकी थी हमको हालांकि। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ कैसे काम करती है वो भी मैंने एक एग्जांपल से समझा दिया। यदि आपको मिड पॉइंट वाली बात पता है तभी ये काम करती है, नो डाउट। ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट अर्थमेटिक मीन होता है बाकी दोनों पॉइंट्स का, मिड पॉइंट अर्थमेटिक मीन होता है बाकी दोनों पॉइंट्स का जिनका वो मिड पॉइंट है। ठीक है, इसलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो करता है। ये लॉजिक लगाना है, आंसर निकालना है। क्लियर है, ये 9th क्वेश्चन में ये लॉजिक लगाया जा सकता था। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। अब आप पहले 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला बेच दिए वैसे आप, लेकिन कोई और लगाना चाहें लगा सकते हैं, इट्स योर चॉइस। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला के दिए वो आप कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने दिए एरिया ऑफ ट्राइंगल के, एरिया ऑफ ट्राइंगल ही दिया होगा ना उसके बाद सीट में। एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट एक बार याद दिला देता हूं क्या था एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था उसको और याद दिला देता हूं। ठीक है, तो एक ट्राइंगल है मेरे पास, सिलेक्ट नहीं हुआ, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ए पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1/1, बी कोऑर्डिनेट जिसके कोऑर्डिनेट है x2/2, और सी जिसके कोऑर्डिनेट है x3/3। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एक, यदि तीनों वर्टेक्स पता है हमको तो। ठीक है, इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ, डिटर्मिनेंट बना रहा हूं पहले फिर सॉल्यूशन भी लिख दूंगा उसका, डिटर्मिनेंट बना रहा हूं पहले फिर उसका सॉल्यूशन भी लिख दूंगा। जिनने डिटर्मिनेंट पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आपने ऑलरेडी वेक्टर प्रोडक्ट में देख लिया होगा, फिर भी नहीं आया कोई बात नहीं, तो आप अगला फॉर्मूला याद कर लेना, ये नहीं पता तो। सीबीएसई बोर्ड में क्योंकि डिटर्मिनेंट नहीं आता है 10 तक, इसलिए उन लोगों को नहीं पता होगा। एसएससी बोर्ड में आ जाता है तो उनको पता होगा, लेकिन ठीक है नहीं भी पता तो कोई बात नहीं है, आपको अगला फॉर्मूला भी बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, x1/1 1, x2/2 1, एंड x3/3 1। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ये ये जो लगाए हैं, ये दो जो लाइनें बनाई हैं, ये हैं पहरेदार, क्या करने वाले हैं, इसको पॉजिटिव करने वाले हैं। यदि ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो ये मॉडुलस से उसको पॉजिटिव कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा एरिया का। लेकिन जिनको ये नहीं पता कैसे सॉल्व करते हैं उनके लिए इसी फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं। ये फॉर्मूला जो है पैटर्न को फॉलो करता है, वो पैटर्न क्या है वो भी बता रहा हूं। एक पैटर्न फॉलो करता है। आप पहले टर्म से स्टार्ट कर रही है x1 से,
हाफ ऐसे ही लिख दीजिए, मॉडुलस लगा दीजिए। x1 से स्टार्ट करिए, पहले टर्म का x1 ले लिया, फिर इस पे आ जाइए, इसका बाय लेना है और अगले का बाय लेना है। सो बाय 2 माइनस बाय 3। अब पहले टर्म का कंप्लीट हो गया, एक साइकिल कंप्लीट, दूसरी साइकिल में फिर x2 से स्टार्ट करिए। x2 यहां से ले लिया तो यहां आ गए, यहां से लीजिए बाय 3, और यहां पहुंच गए तो बाय 1, अगली साइकिल कंप्लीट। फिर यहां से स्टार्ट करिए x3, यहां पहुंचे तो मिला बाय 1, और वहां से मिला बाय 2। इसको सॉल्व करना है और इसके डिटर्मिनेंट की मतलब ये वैल्यू निकालने के बाद हाफ कर देना है, और ये जो पहरेदार बिठाए हैं इनसे पॉजिटिव कर देना है। ठीक है, क्लियर है? इससे आपका एरिया निकलेगा ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, जिनको ये पता है कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में एक दो में मैं अभी सिखा दूंगा आगे जब जरूरत पड़ेगी, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी जिनको नहीं पता वो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी था 10th में, हालांकि सीबीएसई बोर्ड में इसको भी डिलीट कर दिया है 10th में से। पहले 10th में ये था सीबीएसई बोर्ड में। सीबीएसई बोर्ड वालों के साथ अन्याय हो गया है वास्तव में। नहीं हुआ? चलो अच्छी बात है। एसएससी बोर्ड वालों को ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है कंपैरेटिवली सीबीएसई बोर्ड। इंफॉर्मेशन के मामले में वो लोग आगे हैं। मैंने इसीलिए कहा इंफॉर्मेशन के मामले में आगे, मैंने नॉलेज नहीं कहा। ठीक है ना? देर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। जैसे कि मुझे पता है कि भाई ये फॉर्मूला सिलेबस में है, और मुझे याद है ये फॉर्मूला सिलेबस में, दो बातों में डिफरेंस है। समझ गए बात को? सिलेबस में तो बहुत कुछ होता है ना, सब कुछ हम जानते थोड़ी ना है। चलो अच्छी बात है। एक छोटी सी बात और जो है वो याद करनी है, क्या, यदि पॉइंट कोलिनियर हो जाए तो ये एरिया जीरो हो जाता है। ठीक है, ए बी सी आर कोलिनियर, तो एरिया की वैल्यू जीरो हो जाती है। कोलिनियरिटी के लिए हमने डिस्टेंस फॉर्मूला में एक चीज सीखी थी, लेकिन वो कठिन पड़ती है कैलकुलेशन के लिए। यदि आपको 3 पॉइंट कोलिनियर दिए हैं तो आपको इसको वैल्यू को जीरो पुट करके जल्दी सॉल्व होता है। ठीक है, कैसे देते हैं बोलो, वो भी बता देता हूँ। पता नहीं के से इतना ज्यादा क्यों लगाव है, तो के यूज करेंगे। कैसे के यूज करेंगे? तीनों के वर्टेक्स में से एक किसी को या दो किसी को गायब करके उनकी जगह के या के का कोई और टर्म लिख देंगे, जैसे 2k लिख दिया, k-1 लिख दिया, 2k+1 लिख दिया। ऐसे कुछ कहीं इन 6 टर्म्स की जगह 1 2 3 4 5 6 इनमें से किसी को गायब करके और कह देंगे उसकी जगह के लिख देंगे, और कहेंगे ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर हैं तो के का पता लगाइए। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से पता चलता है, लेकिन वहां कैलकुलेशन बहुत हैवी होती है। यहां से आसान कैलकुलेशन होती है, इसलिए जब भी आपको कोलिनियर पॉइंट दिए जाए तो आप इस डिटर्मिनेंट को जीरो कर दें या फिर इस इक्वेशन को जीरो कर दें, तो आपका आंसर बन जाएगा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, नोट करके लिख देना ये बात एंड में। इफ पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर, यदि ऐसा है देन, मैं यही एक क्वेश्चन लिख रहा हूं डायरेक्टली, x1 × बाय 2 - बाय 3, x2 × बाय 3 - बाय 1 प्लस x3 × बाय 1 - बाय 2 इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। एंड वाइस वर्सा और लिख देना इसके एंड में, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब पता है, VERSA होता है ना। एंड वाइस वर्सा का मतलब ये है, यदि ये वैल्यू जीरो, पहले आपने क्या किया, एरिया निकालने के लिए एक डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे थे आप। डिटर्मिनेंट सॉल्व करते करते आपको पता चला, या इसको सॉल्व कर रहे थे वैल्यू जीरो आ गई, तो आप क्लेम कर सकते हैं कि पॉइंट कोलिनियर है। ये बात होती है बाइस वर्षा का मीनिंग। लेकिन उल्टा था, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि पॉइंट कोलिनियर है, तो आप इसको डायरेक्ट जीरो पुट कर सकते हैं। दोनों बातें ट्रू हैं, मतलब रिवर्स भी इसका ट्रू है। इस इक्वेशन को बोथ वे यूज कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये था कोलिनियरिटी वाला कॉन्सेप्ट। ये यहां से थोड़ा आसान पड़ जाता है कोलिनियरिटी का क्वेश्चन सॉल्व करना। यहां से थोड़ा आसान पड़ जाता है कोलिनियरिटी का क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है,
अब आ जाते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। अब आप यहाँ से आगे क्वेश्चंस जो करेंगे, तो आपको पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला, पॉइंट वाली सीट में डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोल रहे हो कुछ? बता दूं? हाँ, तो डिटर्मिनेंट को जरूरी नहीं है बेटा कॉलम के, रो के अलोंग एक्सपेंड करें। एनी कॉलम एनी रो के अलोंग एक्सपेंड किया जा सकता है। हाँ, पहले कॉलम में भी वही है, लेकिन पहले कॉलम में भी वही लॉजिक है, इसे प्लस इसे माइनस इसे प्लस लेना है। लेकिन मैंने गलत लिख दिया, यहाँ x3 था बच्चों, मैंने बाय 3 लिखा है। जिनने यदि बाय 3 लिख लिया हो तो सही कर लेना भाई। ये x3/3 1 है, x1/1 x2/2 1 x3/3 1। तो स्वाइप हो जाएंगे अपने आप टर्म वो एक्चुअली में। इसको मैं एक्सपेंड करूंगा कॉलम के अलोंग, तो ए प्लस ए माइनस ए प्लस लिया जाता है। कैसे लेंगे वो भी बता देता हूँ। x1 ऐसे डिलीट किया, बाय 2 - बाय 3 मैच कर गया। फिर लेंगे x2 माइनस का, x2 लेंगे माइनस का, ए डिलीट किया, बाय 1 - बाय 3, यहाँ उल्टा लिखा है तो वो माइनस बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट अपने आप कर लेता है। मैथमेटिक्स का कोई भी लॉ एक्चुअली में एक दूसरे को वायलेट ही नहीं करता है। इसको बनाने से पहले ये लॉजिक लिखा गया है पहले एक्चुअली में बेटा। इसको बनाने के लिए, फिर इसको ऐसा देखने के लिए बाद में स्वाइप कर दिए टर्म। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़े हो? क्रॉस मल्टी सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हो? स्टेट बोर्ड से पढ़े हो? उसमें तो पढ़ा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसी जैसा ही है एग्जैक्टली, वहीं से बनाए। अरे तो भी तो न्यूमरेटर में जो लिखते हो डिनो में, ऐसे सॉल्व करते थे ना, एक्स अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अरे तो एक्स पहली लाइन बन गई, वो बाकी दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, वही हो रहा है जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है, एग्जैक्टली वही। चाहो तो चेक कर लो। जैसे इसके अपॉन में, जैसे यदि एक्स मान लूं इसे, तो इसके अपॉन में क्या लिखूंगा मैं? इनका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट। उसमें भी तो यही करते थे, एक्स के अपॉन में ए एक्स के कोफिशिएंट छिपा लेते थे, एक्स के बाय का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते थे, माइनस दूसरे को मल्टीप्लाई करते थे, वही है एग्जैक्टली। इसीलिए तो इसको क्रैमर रूल के तहत रूप में यूज करते हैं एज ए डिटरमिनेंट लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एक्चुअली में क्रैमर रूल बना ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे है। क्रैमर रूल सुना हो शायद आपने। हाँ वो ही है। चलो बढ़िया है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम और बचा है तो थोड़ी सी चीजें और सुन लेते हैं। क्या हो गया? हम्म। हम क्या पढ़ रहे थे वो देख लेते हैं जल्दी से पहले। सेकंड वाला तो कंप्लीट किया था, थर्ड वाला खोल के देखते हैं क्या दिया है। थर्ड वाला खोल के देखते हैं। ए वाला तो कर लिया था। कुछ आवाज आ रही है लेकिन खुल नहीं रहा है मामला। क्या हो रहा है? ये बंद करना पड़ेगा। सेव नहीं कर रहे हैं। अच्छा। अरे तो भी तो कुछ होना चाहिए ना। उससे क्या है, कुछ नहीं होता उससे। कुछ कहीं तो काम करे, कुछ क्लिक ही नहीं हो रहा है। लो, नोट से क्या हो गया? कुछ नहीं। आपके जीवन की तरह हो गया क्या? हैंग। पता नहीं क्या हो रहा है यार। हाँ करके देखो, टच करो। म्यूजिकल है लेकिन, किसी को म्यूजिक की नॉलेज हो तो आराम से बजा सकता है। अरे खुल जा भाई। रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। कैसे? कैसे करें?
नया टैब खोलते हैं फिर से। क्लोज नहीं हो रहा है। भाई हो जा क्लोज। उसने भी कह दिया भाई नहीं होंगे हम। तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं मानूंगा। इसमें माय कंप्यूटर में कुछ कुछ ऐसा होता है क्या? गेम से इसमें सॉलिटेयर? सही में कुछ तो घोटाला हुआ है। किसको? इससे होता है कुछ? अरे उससे नहीं है इसका कुछ। इसके कीबोर्ड का और उसके कीबोर्ड का कनेक्शन ही नहीं है बेटा। एक ऑल्ट प्लस F4 मुझे पता है ऑलरेडी। कुछ अलग लेवल पे जा रहा है मामला। एक मिनट। खुला। अरे नाम तो सुन लो कम से कम। टाइम अभी 27 ही तो हुआ है। अच्छा, सही कह रहे हो। ठीक है चलो। 1:30 तक ही तो होता है समय। मैं भूल गया था ये बात, चलो कोई बात नहीं। बस आगे क्या सुनने वाले हो ये तो सुन लो कम से कम। नहीं सुनोगे ये भी? सुन लो। मेरी बात मान लो, इतना तो मान लो भाई। मना कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन फिर भी सुन लो। सेंट्रॉइड सुनने वाले हैं, अगला पहला टर्म। फिर सुनने वाले हैं, क्वेश्चन है उस पे, फिर इन सेंटर। फिर सरकम। अच्छा, एक्सट्रीम एक्सटर्नल इन सेंटर्स। एक्सटर्नल भी होते हैं। एक्स सेंटर्स बोलते हैं इनको। उसके बाद सरकम सेंटर। फिर ऑर्थो सेंटर। बस ये थोड़ा सा जानना है, कल की क्लास में जानेंगे। ठीक है। इसके बाद ही आपका पॉइंट वाला पार्ट खत्म होगा, फिर स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगा। ठीक है। अभी पॉइंट का ही निकल रहा है ना, पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर ये भी तो पॉइंट ही है ना। इनके कोऑर्डिनेट्स निकल रहा है, मतलब पॉइंट की ही डिटेलिंग कर रहे हैं आप। जब दो पॉइंट ज्वाइन होते हैं तो एक लाइन बनती है। वो इसके बाद पढ़ेंगे। चलिए, हरे कृष्णा।